एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड दिस इज आवर वीडियो नंबर 28। हमने ऑलरेडी 270 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। सो उन 270 क्वेश्चंस में से आई होप आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिले होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, मैंने कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, विदाउट अ फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। First question is, the voltages across the various discs of a string of suspension insulator having identical disc is different due to dash. So options are surface leakage current, series capacitance, shunt capacitance to ground, and last one is series and shunt capacitance. So क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमें दिया गया है that there is different voltages across the identical डिस्क ऑफ अ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सो क्यों डिफरेंट होता है वो रीजन हमें पूछा गया है। ठीक है, सो वी हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, सो लेट्स डिस्कस दैट। सो यहाँ आप देख सकते हो दैट देयर इज वन स्टेटमेंट, सो उस स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर लेंगे। सो स्टेटमेंट सेज that the voltage applied across the various discs of a suspension insulator have identical disk is different although there are identical discs. See, ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है और वहाँ डिफरेंट डिस्क है। ठीक है, बट ये जो डिस्क है वो आइडेंटिकल डिस्क है। अगर डिस्क आइडेंटिकल होंगे तो उनके वोल्टेज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तीनों के भी वोल्टेज सेम होना चाहिए, बट तीनों के वोल्टेज सेम हमें नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? बिकॉज ऑफ शंट कैपेसिटेंस टू ग्राउंड। ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हो, दीज कैपेसिटेंस, सो इसके वजह से डिफरेंट वोल्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर शंट कैपेसिटेंस टू ग्राउंड एब्सेंट रहा, ठीक है, अगर सिंपली जो हमारे डिस्क होते हैं उनके ही अगर कैपेसिटेंस हमने कंसिडर कर लिए, देन वी आर गोइंग टू गेट आइडेंटिकल वोल्टेजेस ऑफ आइडेंटिकल डिस्क। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शंट कैपेसिटेंस टू ग्राउंड, ये जो आइडेंटिकल वोल्टेजेस होने चाहिए वो आइडेंटिकल वोल्टेज हमें नहीं मिलते हैं। वी गेट डिफरेंट वोल्टेजेस। सो एज यू कैन सी देयर आर V1, V2 एंड V3। ये तीनों आइडेंटिकल नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शंट कैपेसिटर टू ग्राउंड। दिस इज शंट कैपेसिटर एंड दिस इज गोइंग टू बी ग्राउंड। ये टावर है ना, तो पोटेंशियल उसका 0 रहता है। सो उसके वजह से ही शंट कैपेसिटेंस टू ग्राउंड के प्रेजेंस के वजह से जो वोल्टेज होता है वो हमें डिफरेंट वोल्टेज देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा वोल्टेज नीचे वाले डिस्क में होता है, जो कंडक्टर के पास में होता है, दैट मीन्स V3 का सबसे ज़्यादा वोल्टेज होता है, एंड देन उससे कम थोड़ा सा V2 का होता है और सबसे कम V1 का होता है। सो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भी पाया जाता है, जो कंडक्टर के ऊपर में जो डिस्क होता है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पाया जाता है। ठीक है, नोट में आप देख सकते हो दैट मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क एट द बॉटम मोस्ट कंडक्टर एंड मिनिमम वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क एट टॉप मोस्ट कंडक्टर। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्लाइड क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे एक्सप्लेन कर लिया है। अगर आपको स्लाइड को पढ़ना है तो यू कैन रीड इट आउट। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्यों करेक्ट है? बिकॉज एज यू ऑल नो कि सस्पेंशन इंसुलेटर से सस्पेंशन इंसुलेटर में वी हैव आइडेंटिकल डिस्क। ठीक है, आइडेंटिकल डिस्क होने के बावजूद भी हमें डिफरेंट वोल्टेजेस मिलते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शंट कैपेसिटेंस टू ग्राउंड। सो दिस इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर। Now moving towards next question. So question is, compared with a solid conductor of same radius, corona appears on a stranded conductor at a lower voltage because stranding dash. Options are assist ionization, makes the current flow spirally about the axis of the conductor, produces oblique sections
to a plane perpendicular to the axis of the conductor, and last one is produces surfaces of smaller radius. ठीक है, सो हमें यहाँ क्या दिया गया है, एज यू ऑल नो कि सॉलिड कंडक्टर क्या होता है, दिस इज नथिंग बट सॉलिड कंडक्टर। इस सॉलिड कंडक्टर के कंपैरिजन में अगर हमने स्ट्रैंडेड कंडक्टर को कंसिडर कर लिया, स्ट्रैंडेड कंडक्टर कैसा होता है, दिस इज स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रैंड्स होते हैं, जो इनर मटेरियल होता है दैट इज नथिंग बट स्टील, और जो आउटर मटेरियल होता है इट इज नथिंग बट एल्यूमिनियम। स्टील क्यों यूज करते हैं, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, और एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज उसका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है और कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। ठीक है, हम कॉपर का यूज नहीं करते बिकॉज कॉपर महंगा होता है, एज कंपेयर टू कॉपर एल्यूमिनियम थोड़ा सा चीप होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उस रीजन के वजह से हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। ठीक है, सो एज यू कैन सी ये जो हमारे स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स होते हैं इनमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पाया जाता है। यहाँ एरिया का एक्सपोजर कम है, ठीक है, एरिया कम पाया जाता है, यहाँ एरिया ज्यादा होता है, सो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एरियाज मिल रहे हैं। बट इन सॉलिड कंडक्टर वी हैव सिमिलर एरिया एवरीवेयर। ठीक है, एरिया हमारा सेम होता है, बट इन केस ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स वी गेट डिफरेंट डिफरेंट एरिया। यहाँ आप देख सकते हो दैट वी हैव लेस एरिया कंपेयर टू दिस सेक्शन। ठीक है, यहाँ एरिया कम होता है। ठीक है, अगर एरिया कम है देन वी हैव टू राइट हियर करंट डेंसिटी फॉर्मूला। सो करंट डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, J इज इक्वल्स टू I बाय A। अगर एरिया कम हो देन वी आर गोइंग टू गेट मोर करंट डेंसिटी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 2 इज J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। अगर करंट डेंसिटी ज्यादा है देन वी आर गोइंग टू गेट मोर इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो whenever there is more current density there is going to be more electric field, and electric field is proportional to corona. Whenever there is more electric field there is going to be more corona effect। ठीक है, सो इस वजह से क्या होता है, ज्यादा कोरोना पाया जाता है इन स्ट्रैंडेड कंडक्टर। सो एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर the corona appears on stranded conductor at lower voltages because produces oblique sections to the plane perpendicular to the axis of conductor. So जो correct answer है for this given question is option number C. So option number C is only correct because यहाँ stranded conductors में different different area पाया जाता है। ठीक है, उस area के वजह से there is more current density, there is more electric field, और more electric field के वजह से more corona at lower voltages। ठीक है, so option number C is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा। Now moving towards next question. So the question is the bus admittance matrix of the network shown in the given figure for which the mark parameter are per unit impedance is dash. सो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वी हैव बीन गिवन वन फिगर, और उस फिगर में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं दैट इज नथिंग बट पर यूनिट इम्पिडेंस। सो Z10 का वैल्यू दिया गया है एंड हियर Z12 का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट एडमिटेंसेस, और सारे के सारे एडमिटेंस फाइंड आउट करने के बाद वी कैन बी एबल टू कैलकुलेट बस एडमिटेंस मैट्रिक ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ठीक है, सो चलिए हम वन बाय वन डिफरेंट इम्पिडेंसेस कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम y के भी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो z का वैल्यू क्या दिया गया है, Z10 का वैल्यू इज नथिंग बट 0.1, Z10 इज इक्वल्स टू 0.1, Z12 का वैल्यू क्या दिया गया है, इज नथिंग बट 0.2। सिमिलरली Z21 का वैल्यू क्या आता है, सेम, विच इज नथिंग बट 0.2,
And last one we have here is Z20. So Z20 का तो कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी 0. सिमिलरली हम अभी एडमिटेंसेस के वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है. सो एडमिटेंस इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ इम्पिडेंस और इम्पिडेंस इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ एडमिटेंस. सो Y10 इज इक्वल्स टू 1 बाय Z10. वैल्यू क्या आता है? 1 by 0.1 is equals to 10. Next one we have here is Y12. So Y12 is equals to 1 by Z12 is equals to 1 by 0.2 which is nothing but 5. Similarly Z21 का भी same value आता है which is nothing but 5 only. ठीक है. And last one we have Z20 which is nothing but Y20 का वैल्यू क्या आता है? Y20 का वैल्यू कुछ भी नहीं आता है बिकॉज गिवन ही नहीं है. ठीक है. अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो डायरेक्टली 0. हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, इनवर्स निकाल के इन्फिनिटी नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ कोई भी वैल्यूज नहीं दिया गया है ना, दैट्स वाई हमें 0 ही कंसिडर करना होगा. ठीक है. सो ये जो 5 वैल्यू आया है ये किसका आया है? Y21 इज इक्वल्स टू 5. ठीक है. हमने सारे के सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल Y वैल्यूज. ठीक है. स्मॉल y वैल्यूज और कैपिटल Y वैल्यूज डिफरेंट होते हैं. सो कैपिटल Y11 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपिटल Y11 इज इक्वल्स टू स्मॉल y10 प्लस स्मॉल y12. You are going to get capital Y11. So 10 plus 5 is equals to 15. ठीक है. Y11 का वैल्यू आया है 15. Now Y12. So Y12 का वैल्यू क्या आता है? नेगेटिव ऑफ स्मॉल y12. So negative of small y12 is nothing but minus 5. Similarly capital Y21 का वैल्यू क्या आता है? कैपिटल Y21 का वैल्यू माइनस स्मॉल y21 is equals to minus 5. And last one is capital Y22 is equals to small y21 plus small 20 which is nothing but 5. ठीक है. हमने सारे के सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं. So we have to write here Y bus matrix. Y bus is equals to Y11, Y12, Y21 and Y22. So आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए सारे के सारे वैल्यूज जो भी दिए गए हैं. So it is nothing but 15 minus 5 minus 5 and 5. So this is going to be Y bus matrix. So आपको किस ऑप्शन में ये सेम मैट्रिक्स दिख रहा है? So it is in option number D. So option number D is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards next question. So the question is, buses for load flow studies are classified as load bus, generator bus and slack bus. The correct combination of the pair of quantities specified having their usual meaning for different buses is dash. So हमें यहाँ different values दिए गए हैं load bus के लिए, generator bus के लिए and slack bus के लिए. So जो correct combination है वही हमें find out करना है. ठीक है. सो करेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या आना चाहिए? जो स्पेसिफाइड क्वांटिटीज होती है इंडिविजुअल बसेस के वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो वी हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस. सो लोड फ्लो स्टडी हम क्यों करते हैं? सो टू स्टडी द पावर सिस्टम प्लानिंग इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑन एग्जिस्टिंग सिस्टम. ठीक है. सो वी हैव हियर 4 different types of buses. First one is load bus, second is generator bus, third one is reference bus या फिर slack bus या फिर उसे swing bus भी कह सकते हैं and last one is voltage control bus. ठीक है. So कौन कौन से quantities specified होते हैं load bus में? So specified quantities are nothing but P and Q. P
एंड Q। जनरेटर बस में कौन कौन से स्पेसिफाइड क्वांटिटीज होते हैं? P एंड V। स्लैंग बस, रेफरेंस बस या फिर स्विंग बस में कौन कौन से क्वांटिटीज स्पेसिफाइड होते हैं? V एंड डेल का वैल्यू क्या होता है? डेल इज नथिंग बट 0। ठीक है, बिकॉज वो रेफरेंस है ना, रेफरेंस बस के लिए जो रेफरेंस एंगल होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, दैट्स व्हाई 0। एंड वोल्टेज कंट्रोल बस में कौन कौन से वैल्यू स्पेसिफाइड होते हैं? P एंड V। ठीक है, सो ये सारे स्पेसिफाइड क्वांटिटीज है और हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड क्वांटिटीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम बस स्पेसिफाइड क्वांटिटीज के रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और बाकी का जो इंफॉर्मेशन है अननोन वैल्यूज, नोन वैल्यूज एंड नंबर ऑफ बसेस, तो आप देख सकते हो ये चार्ट, बिकॉज हमने ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 या फिर सेकेंड में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप उस वीडियो को रेफर कीजिए ताकि आपको सारा का सारा डिटेल में मिल सके। ठीक है, सो मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन। जो लोड बस होता है, लोड बस में कौन कौन से क्वांटिटी स्पेसिफाइड होते हैं? P एंड Q। जनरेटर बस में कौन कौन से क्वांटिटी स्पेसिफाइड होते हैं? P एंड V। स्लैंग बस में कौन कौन से क्वांटिटी स्पेसिफाइड होते हैं? V एंड डेल। और डेल का वैल्यू क्या होता है? डेल का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ बुकॉल्स relay is used for dash. So options are protection of a transformer against all internal fault, protection of a transformer against all external fault, protection of transformer against both internal and external fault, and last one is protection of induction motor. So आपको पता है कि ये जो बुकॉल्स रिले होता है ये ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, बट किस प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है? अगेंस्ट ऑल द इंटरनल फॉल्ट्स। जो भी जितने भी इंटरनल फॉल्ट्स हो रहे होंगे ट्रांसफार्मर के अंदर, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बुकॉल्स रिले को यूज किया जाता है। सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। सो ये जो बुकॉल्स रिले होता है ये कहाँ कनेक्टेड होता है? इट इज कनेक्टेड बिटवीन द मेन टैंक एंड कंजर्वेटर। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के रास्ते के बीच में बुकॉल्स रिले को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज द लाइन ट्रैप यूनिट एम्प्लॉयड इन कैरियर करंट relaying dash. Options are offers high impedance to 50 Hz power frequency signal, offers high impedance to carrier frequency signal, offers low impedance to carrier frequency signal, offers low impedance to carrier frequency signal. ठीक है, so what we have been given, यहाँ लाइन ट्रैप यूनिट दिया गया है। ठीक है, इन कैरियर करंट रिलेइंग। कैरियर करंट रिलेइंग अगर माइंड में आया कि ये कैरियर करंट रिलेइंग के रिगार्डिंग है, दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है, लाइक मेगाज में होता है और मोर ज़्यादा किलोज में या फिर मेगाज में होता है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ x का वैल्यू लिखूँ, रिएक्टेंस का वैल्यू लिखूँ, सो रिएक्टेंस इज नथिंग बट x इज इक्वल्स टू ओमेगा l। ठीक है, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई f और l एज इट इज लिख लेंगे हम। ठीक है, सो x का वैल्यू क्या आता है? x का वैल्यू इज नथिंग बट 2 पाई f l, बट यहाँ कैरियर दिया गया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज हमें कैरियर फ्रीक्वेंसीज कंसिडर करना होगा। सो कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए जो कैरियर फ्रीक्वेंसी कंसिडरेशन में आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर, वो मेगाज में, किलोज में, ज़्यादा किलोज में और मेगाज में हो सकता है। ठीक है, सो हमारा फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो देन वी आर गोइंग टू गेट मोर रिएक्टेंस। ठीक है, वी आर गोइंग टू गेट मोर रिएक्टेंस। दैट मीन्स अगर हम इम्पिडेंस फाइंड आउट करेंगे z इज इक्वल्स टू r प्लस जे एक्स,
अगर x का वैल्यू ज्यादा होगा देन वी आर गोइंग टू गेट मोर इम्पिडेंस वैल्यू, ठीक है। देन लाइन ट्रैप यूनिट एम्प्लॉयड इन कैरियर करंट रिलेइंग ऑफर्स, क्या ऑफर करता है, ऑफर्स हाई इम्पिडेंस टू कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ऑफर्स हाई इम्पिडेंस टू carrier frequency signal. That means option number B is only correct answer for this. ठीक है, so moving towards next question. So the question is match list 1 with list 2 and select the correct answer using the given codes below. So यहाँ list 1 दिया गया है, list 1 में सारे के सारे equipments दिए गए हैं and list 2 में उसके functions दिए गए हैं। चलिए उसे one by one discuss कर लेंगे, ठीक है। सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर, गवर्नर एंड एक्साइटर। एंड लिस्ट 2 में कौन कौन से फंक्शंस है, वोल्टेज कंट्रोल, पावर कंट्रोल, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है। सो सर्किट ब्रेकर ये एक इक्विपमेंट है और सर्किट ब्रेकर का फंक्शन क्या होता है, सर्किट ब्रेकर का फंक्शन होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन, बिकॉज सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स जब ओपन होंगे तब क्या होने वाला है, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स जब ओपन होंगे देन ओवर करंट से वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर है फॉर सर्किट ब्रेकर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट वन इज लाइटनिंग अरेस्टर। सो ये जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, ये लाइटनिंग अरेस्टर का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट ओवर वोल्टेजेस। प्रोटेक्शन किस चीज से देता है, अगेंस्ट ओवर वोल्टेजेस, ऑप्शन नंबर 3। गवर्नर क्या करता है, गवर्नर का फंक्शन होता है पावर कंट्रोल का, बिकॉज गवर्नर हम ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं। गवर्नर को अगर हमने ओपन कर दिया देन वी आर गोइंग टू गेट मोर पावर, ठीक है, हमें पावर मिल सकता है ज्यादा। अगर गवर्नर को हमने क्लोज कर लिया देन देयर इज गोइंग टू बी लेस पावर, ठीक है। सो हम पावर का कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग गवर्नर, सो ऑप्शन नंबर 2। एंड लास्ट वन इज एक्साइटर। सो एक्साइटर क्या करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। इट इज नथिंग बट एक्साइटेशन हो रहा है ना, सो वोल्टेज कंट्रोल देता है ये एक्साइटर, ठीक है। सो 1 4 3 2 1, सो इट इज ऑन ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रिवेंट माल ऑपरेशन ऑफ differentially connected relay while energizing a transformer, the relay restraining coil is biased with dash. So options are second harmonic current, third harmonic current, fifth harmonic current and seventh harmonic current. So question में हमें differentially connected relay दिया गया है, that means there is one kind of protection scheme, डिफरेंशियली प्रोटेक्शन स्कीम उसे कह सकते हैं, उसे हम यूनिट प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज हम ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंशियली प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मर का यूसेज होने वाला है इस स्कीम में। सो अगर मैल ऑपरेशन हो रहा है और हमें उसे प्रिवेंट करना हो मैल ऑपरेशन को ऑफ डिफरेंशियली कनेक्टेड रिले व्हाइल एनर्जाइजिंग अ ट्रांसफॉर्मर, सो जो रिले रिस्ट्रेनिंग कॉइल होता है उसे हम बायस करते हैं विथ विच हार्मोनिक करंट, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। एज यू ऑल नो कि जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर को एनर्जाइज कर लिया देन देयर इज गोइंग टू बी सडन बट शॉर्ट इनरश करंट फ्लो होता है ट्रांसफॉर्मर से, ठीक है। सो उस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इनरश करंट को प्रिवेंट करने के लिए हम रिस्ट्रेनिंग कॉइल का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मैल ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियली कनेक्टेड रिले, ठीक है। सो जो हमारा इनरश करंट होता है वो कैसे होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। सो उस शॉर्ट पीरियड के लिए जितना भी इनरश करंट फ्लो हो रहा है उससे प्रिवेंट करने के लिए हम हार्मोनिक रिस्ट्रेनिंग रिले का यूज करते हैं, और जो हार्मोनिक रिस्ट्रेनिंग रिले होता है वो बायस किया जाता है विथ सेकेंड हार्मोनिक करंट। सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
The incremental fuel cost for two generating units are given by IC1 and IC2. ये दो equations दिए गए हैं where PG1 and PG2 are real power generated by the units. The economic allocations for a total load of 250 megawatts neglecting transmission losses is given by dash. So हमें individual real power generated units find out करने हैं. हमें दो इक्वेशंस क्वेश्चन में दिए गए हैं इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट के IC1 एंड IC2. ठीक है, इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे इंडिविजुअल रियल पावर जनरेटेड. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट हियर IC1 एंड IC2. सो IC1 एंड IC2 आप लिख लीजिए. IC1 इज इक्वल्स टू 25 plus 0.2 PG1. It is equation number 1. Equation number 2 is IC2 is equals to 32 plus 0.2 PG2. This is equation number 2. ठीक है. Now we have been given one information. So यहाँ क्या दिया गया है? Economic allocation for total load. Total load के लिए that means PG1 plus PG2 is equals to 250 megawatts. ये इंफॉर्मेशन दिया गया है. यू कैन कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 3. अगर इकोनॉमी को कंसिडर करके हम इक्वेशन लिखेंगे देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? वी हैव टू इक्वेट IC1 विथ IC2. ठीक है, IC1 इज इक्वल्स टू IC2. तो IC1 और IC2 के वैल्यूज आप लिख लीजिए. What you are going to get? You are going to get 25 plus 0.2 PG1 is equals to 32 plus 0.2 PG2. ठीक है, हमने इक्वेट कर लिया है इसे. Now what you have to do here? You have to just solve this equation. ठीक है, आप solve कीजिए इन इक्वेशन को and what you are going to get that you need to write here. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? That 32 राइट साइड में है एंड 25 लेफ्ट साइड में है, तो हम इन दोनों को एक साइड में कंसिडर करेंगे. ठीक है, इज नथिंग बट 0.2 PG1 माइनस PG2. 0.2 कॉमन है तो हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया इज इक्वल्स टू 7. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, हमें ऐसे 4 इक्वेशंस मिल गए हैं. नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन. जो इक्वेशन नंबर 4 है उसे आप सॉल्व कीजिए. व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट PG1 माइनस PG2 इज इक्वल्स टू 35. दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 5. सो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 इन दोनों का आप एडिशन कीजिए और ऐड करने के बाद आपको PG1 का वैल्यू मिल सकता है. ठीक है, तो हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे. यू हैव टू जस्ट ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5. सो PG1 प्लस PG2 इज इक्वल्स टू 250. PG1 माइनस PG2 इज इक्वल्स टू 35. जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? दिस इज गोइंग टू गेट कैंसल एंड यू आर गोइंग टू गेट 2 PG1. ठीक है, आपको क्या मिलेगा? 2 PG1 इज इक्वल्स टू 582. सो PG1 का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको PG1 का वैल्यू मिलेगा. PG1 इज इक्वल्स टू 140.25 megawatts. Similarly, आप PG2 का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो बाय सब्स्टिट्यूटिंग PG1 इन इक्वेशन नंबर 3 या फिर इक्वेशन नंबर 5. So you are going to get 109.75 megawatts. So this is our answer. So it is in option number A. So option number A is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards our last question. So last question दिया गया है that synchronization coefficient between the two area of
two area power system is dash. So these are the options. So synchronization coefficient क्या होता है? Synchronization coefficient is nothing but हमारे पास पावर दिया जाता है, ठीक है, और पावर को आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है. जब आप पावर का डिफ्रेंसिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू डेल, so whenever you are going to differentiate with respect to del, then this is going to be synchronization coefficient. ठीक है, इस synchronization coefficient that means PSY इसे हम कहेंगे PSY. So synchronization coefficient अगर greater than 1 रहेगा then there is going to be stable operation. There is going to be stable operation. ठीक है, आपको पता है कि P का वैल्यू क्या होता है? P इज नथिंग बट EV by x एंड साइन डेल. बट जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे देन यू आर गोइंग टू गेट सिंक्रोनाइजेशन कोएफिशिएंट. सो सिंक्रोनाइजेशन कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है डेल के विथ रिस्पेक्ट टू. सो यू आर गोइंग टू गेट EV x एंड cos del. So this is going to be PSY and it should be greater than 1 for stable operation. ठीक है, so जो correct answer है for this given question is it is an option number B. So option number B is only correct answer for this. So I hope आपको सारे के सारे questions समझ में आए होंगे. And अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. And also don't forget to share with your friends. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. So thank you guys.